चलिए अब हम बात करेंगे लैंगिक जनन। तो हमने अलैंगिक जनन के ऊपर बात कर चुके थे। अब हम बात करेंगे जनन का दूसरा जो प्रकार होता है जिसको कि हम बोलते हैं लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन में हम ये तो बात जानते हैं कि इसमें दो जनक भाग लेते हैं, एक मेल और एक फीमेल, ये बात हमें क्लियर है। और दोनों जनकों के द्वारा मेल से या नर से नर युग्मक बनता है और मादा से मादा युग्मक बनता है। दोनों का निषेचन होता है और उससे भ्रूण का निर्माण होता है और भ्रूण में आगे विकास होके एक जीव को निर्मित करता है। ये बात हम बहुत भली प्रकार से पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। हम यहाँ पे जो लैंगिक जनन है वहाँ के ऊपर काफ़ी विस्तार में बात करेंगे कि लैंगिक जनन आखिर किस प्रकार से एक कंप्लीट प्रक्रिया के द्वारा संपन्न होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जंतु और पादप के ऊपर बात की कि यहाँ पे भी हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे भी दो जनक है। यहाँ पे जो है नर और ये वाला जो है यह मादा गेमीट, ठीक है। तो यहाँ पे नर और मादा गेमीट के मध्य में क्या हो रहा है, निषेचन हो रहा है, यानी जो दोनों का मिलन हो रहा है और इससे क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ऐसे ही जो पुष्प होता है, पुष्प में भी दो युग्मक यहाँ पे या दो जिसको हम कहते हैं कि दो युग्मक होंगे, एक नर युग्मक होगा और एक मादा युग्मक होगा और उसके द्वारा यहाँ पे जनन की प्रक्रिया संपन्न होंगी। तो इसके ऊपर भी हम बात करेंगे और इसके ऊपर भी हम बात करते हैं, ठीक। तो नर और मादा के द्वारा यहाँ पे यानी विपरीत लिंगों के द्वारा यहाँ पे जनन की प्रक्रिया संपूर्ण होती है। और यहाँ पे एक बात और याद रखिएगा कि जो युग्मक बनते हैं वह अर्धसूत्री विभाजन यानी कि अगुणित होते हैं, यानी हेप्लॉइड होते हैं। और जब इनमें निषेचन होता है तो हेप्लॉइड और हेप्लॉइड मिलके क्या बना लेते हैं, यहाँ पे 2n यानी कि डिप्लॉइड का निर्माण करते हैं। तो ये बातें हमें पता होना चाहिए। फिर डिप्लॉइड में समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है और एक जीव का निर्माण होता है। लेकिन जो युग्मक बनते हैं, यह जो जर्म कोशिका होती है जिसको कि हम बोलते हैं सेक्स सेल या लिंग कोशिका बोलते हैं, तो ये जो सेक्स सेल होती है या जिसको हम जर्म सेल कहते हैं जो कि युग्मक का निर्माण करती है। तो ये बात हमें भली भांति प्रकार से पता होना चाहिए। अब हम बात करेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर हम डिस्कस करते हैं जो कि हम पहले भी यहाँ पे डिस्कस कर चुके थे कि लैंगिक जनन की क्या प्रमुख विशेषताएं होती है या क्या लक्षण होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं आधारीय लक्षण के ऊपर, ठीक। सबसे पहले तो हमने ये बात की थी कि यह सामान्यतः दो जनक यानी कि नर और मादा के द्वारा संतति का निर्माण होता है, यानी कि यह कैसा होता है, द्विजनकीय होता है, ठीक है। दो जनक के द्वारा यह जनन की क्रिया संपन्न होती है। दूसरा बात कि इसमें नर के द्वारा नर युग्मक और मादा के द्वारा मादा युग्मक, यानी हम यह कह सकते हैं कि यह नर तथा मादा युग्मकों का निर्माण होता है और मादा नर और मादा युग्मकों का जो निर्माण होता है, यहाँ पे हम ये बात कर सकते हैं कि यहाँ पे यह अर्धसूत्री विभाजन, क्या बात कर सकते हैं, अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, यानी कि हम बोल सकते हैं मियोसिस के द्वारा क्या होता है, यह युग्मकों का निर्माण होता है। अर्धसूत्री का मतलब क्या होता है कि जिसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, ठीक। और जब निषेचन होता है, जब निषेचन की क्रिया होती है तो ये फिर से जितने गुणसूत्र पहले थे उतने ही गुणसूत्रों की संख्या हो जाएगी। हर जीव में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है, तो उसके हिसाब से उस जीव के हिसाब से वहां पे गुणसूत्रों की संख्या पुनः उतनी ही हो जाएगी। अब ये बात करते हैं कि यह युग्मक आपस में मिलकर क्या करते हैं, युग्मनज, या जिसको कि हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जायगोट, जायगोट,
जायगोट। क्या करते हैं? जायगोट का निर्माण करते हैं, जिससे आगे चलकर नए जीव का निर्माण होता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि इसमें निषेचन की क्रिया होती है। जो लैंगिक जनन होता है, इस लैंगिक जनन में क्या होता है? निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरी बात कि जो अलैंगिक जनन होता है, जिसके बारे में हम पढ़ चुके, इसकी तुलना में यह एक विस्तृत, जटिल और धीमी प्रक्रिया है। आप देखा होगा कि जो लैंगिक और अलैंगिक की अगर हम बात करें, तो लैंगिक जनन की अगर हम बात करें या अलैंगिक जनन में हम दोनों के अंतर की बात करें, तो दोनों में बेसिक अंतर की अगर हम बात करते हैं, तो अलैंगिक जनन की अपेक्षा या उसकी तुलना में अगर हम बात करें, तो ये क्या है? एक विस्तृत और जटिल प्रक्रिया होती है। लैंगिक जनन क्या है? अलैंगिक जनन की अपेक्षा एक विस्तृत और एक जटिल प्रक्रिया होती है, लेकिन यह धीमी प्रक्रिया होती है। ये क्या है? एक धीमी प्रक्रिया। अब यहाँ पे ये बताइए कि धीमी प्रक्रिया कैसे? हमें मालूम है कि अगर हम बात करें कि आप एक भ्रूण के विकास में जो लगने वाला जो टाइम होता है, जिसमें एक नया जीव बनता है, एक पूरा नए जीव का निर्माण होता है या विकास होता है, तो उसमें एक टाइम लगता है। हर जीव का टाइम एक अलग अलग होता है। लैंगिक जनन की हम बात करें, कुत्ते बिल्ली से लेके अगर हम बात करें गाय की या मानव की, तो मानव में हमें मालूम है कि लगभग एक बाल्य जो एक शिशु अवस्था को प्राप्त करने के लिए, जब निषेचन से लेके और एक मेच्योर यानी हम ये कह सकते कि एक शिशु बनने में एक 9 महीने का टाइम लगता है। तो ये क्या है? एक धीमी प्रक्रिया है। जबकि अलैंगिक जनन में हमने बात की कि विखंडन, मुकुलन, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता था। एक जीव से दूसरे जीव में, 2 जीव बनने में या कई सारे जीव बनने में, वो क्या है? उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता और एक सरल प्रक्रिया थी। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? एक जटिल प्रक्रिया है। लेकिन अलैंगिक जनन की अपेक्षा अगर देखा जाए तो यह क्या है? एक धीमी प्रक्रिया है। इसमें भ्रूण के विकास के लिए एक समय चाहिए और उस समय के दौरान उस भ्रूण का क्या होता है? एक पूर्ण विकास होता है। दूसरी बात, इसमें युग्मक निर्माण के दौरान अर्धसूत्री विभाजन होता है। हमने अभी बात की थी कि क्या होता है? यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ही गुणसूत्रों की संख्या जो है युग्मक में आधी रह जाती है। ठीक है। तथा युग्मक के परिवर्धन के दौरान समसूत्री विभाजन होता है। अब हम बात करें कि जब युग्मजन, जब जायगोट बन जाता है, तो जायगोट बनते ही हम ये जान लेते हैं कि जिसमें गुणसूत्र फिर से क्या हो जाते हैं? उतने के उतने ही हो जाते हैं। यानी कि जो युग्मक होते हैं या जो गेमिट होते हैं, गेमिट में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। लेकिन जैसे ही अर्धसूत्री विभाजन वहाँ पे खत्म होता, जैसे जायगोट का निर्माण हो जाता है और जब निषेचन की क्रिया के द्वारा क्या बनता है? जायगोट बनता है। युग्मक, हम यहाँ पे ये बात करें कि जो जायगोट की हम बात करते हैं या हम यहाँ पे गेमिट की बात करते हैं। अब यहाँ पे याद रखिएगा कि जो युग्मजन है इसको हम बोलते हैं गेमिट, और ये क्या है? ये क्या है? युग्मक का मतलब होता है गेमिट, और जायगोट यानी कि युग्मनज जो होता है इसको बोलते हैं जायगोट। तो जायगोट कब बनता है? जायगोट तब बनता है, मान लीजिए कि ये मादा युग्मक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये क्या है? नर युग्मक है। दोनों का निषेचन होता है और निषेचन के बाद में यहाँ पे जो बनता है इसको हम बोलते हैं जायगोट। तो यहाँ पे ये बात करती कि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा ये यन, इसमें गुणसूत्रों की संख्या यन और यहाँ पे यन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? ये 2n। ठीक। तो ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा जो बनता है और यहाँ पे भी ये अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा बनता है। इसको हम वाकई में बोलते हैं, इसको गेमिट। क्या बोलते हैं? गेमिट। और गेमिट से बनता है क्या? जायगोट। तो ये वाला जो होता है जायगोट, और जायगोट में आगे जब भ्रूण का विकास होता है तो इसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री। मतलब कि हम यहाँ पे बात करें कि लैंगिक जनन में अर्धसूत्री विभाजन भी होता है और समसूत्री विभाजन भी होता है। तो 2 विभाजनों के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। अगली बात हम करते हैं
कि संततियां अपने जनकों के आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती। हमने ये बात की थी शुरुआत में ही, इस चैप्टर की बात की थी कि जो लैंगिक जनन होता है, लैंगिक जनन में जो संतति होती है वह अपने जनकों का क्लोन नहीं होती है, उसमें कुछ न कुछ आनुवांशिकता में अंतर रह जाता है। यानी हम ये कहें कि उनके रंग रूप को लेके बात करें या उनके आकृति को लेके हम बात करें तो इसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। तो ये बात हम कर सकते हैं कि आनुवांशिक रूप से समान नहीं होती, यानी कि विभिन्नता प्रदर्शित करती है, क्योंकि दो भिन्न जनकों के लक्षण को ग्रहण करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इसमें जनक जो होते हैं वह दो होते हैं। भाई किसी के पिताजी ऊंचे हैं, किसी की मदर की हाइट कम हो, या किसी के मदर की हाइट ज़्यादा हो या पिताजी की हाइट कम हो, या कोई पिताजी का रंग गोरा हो, मम्मी का रंग काला हो, तो यहाँ पे हम दो जनकों की बात कर रहे हैं। तो दो जनकों के जो लक्षण होते हैं वो संतति में जाते हैं, तो इसलिए अपने पेरेंट्स से एक हूबहू एक समान नहीं होते हैं, कुछ न कुछ विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं। अब हम यहाँ पे ये बात करते हैं लैंगिक जनन में युग्मक जनन, या जिसको हम सिनजेनेसिस भी कहा जाता है। युग्मक जनन को या लैंगिक जनन को हम युग्मक जनन भी कहते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट जो की पॉइंट जो कि हमने यहाँ पे डिस्कस किया लैंगिक जनन के ऊपर। अब हम बात करते हैं कि कुछ लक्षण जो हमने डिस्कस कर भी चुके हैं, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट जो कि महत्वपूर्ण या की पॉइंट है वो सार हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखो, हम बात करें कि लैंगिक जनन के क्या आधारीय लक्षण है। तो सबसे पहले तो हमने बात की कि नर तथा मादा युग्मकों में लैंगिक जनन संपन्न होता है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, संतति उत्पन्न होती है जो अपने जनकों के अथवा आपस में समरूप नहीं होती। अभी अभी हमने यही बात की, तो जो बात निचोड़ निकल के आया उसके ऊपर भी हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था। अब देखिए, लैंगिक जनन में जो जनक पार्टिसिपेट होते हैं, यानी कि जो लैंगिक जनन में भाग लेते हैं, वो जनक एक नर होगा और एक मादा होगी। तो दोनों जनक जो है जो प्रजनन के योग्य हो, तो उसके लिए क्या जरूरी कंडीशन है कि सबसे पहले तो अपनी एक अवस्था को प्राप्त करते हैं, तभी वो जनक बन पाएंगे। कौन सी अवस्था? हम जानते हैं कि जब किसी शिशु का जन्म होता है तो शिशु के बाद में वह वृद्धि करता है समय के साथ में, तो वो बाल्य अवस्था में आता है, उसके बाद किशोर अवस्था में आता है और उसके बाद वह वयस्क अवस्था में आता है। तो जो किशोर अवस्था के बाद की अवस्था होती है वहाँ पे हम यह कह सकते हैं कि वह जीव एक लैंगिक प्रजनन के योग्य हो गया। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि सभी जीव अपने जीवन में वृद्धि की एक निश्चित अवस्था, यानी कि जिसको हम बोलते हैं परिपक्वता तक पहुंचते हैं, और इसके पश्चात ही वह लैंगिक जनन कर सकते हैं या लैंगिक जनन में भाग ले सकते हैं। वृद्धि का यह काल किशोर अवस्था की प्रावस्था कहलाता है। मतलब किशोर अवस्था जो आती है तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे यह लैंगिक प्रजनन के निकट पहुंच चुके हैं। तो किशोर अवस्था वास्तव में देखा जाए तो यह प्रदर्शित करती है। पादपों में यह कायिक प्रावस्था, पादप में अगर हम बात करें तो लैंगिक जनन की जो अवस्था होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कायिक अवस्था। तो ये दो बातें हमें पता होनी चाहिए जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। इसमें चार प्रक्रिया भाग लेती है। जो लैंगिक जनन है उसमें चार प्रक्रियाएं भाग लेती है। अब चार प्रक्रिया कौन कौन सी है भाई? विशिष्ट अगुणित कोशिका, जिसको कि हम बोलते हैं हेप्लॉइड सेल, अर्थात जो गेमिट होते हैं, गेमिट का अर्धसूत्री विभाजन के निर्माण, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं गेमेटोजेनेसिस। गेमिट के निर्माण को हम बोलते हैं गेमिटोजेनेसिस, यानी कि गेमिट का निर्माण, या जिसको युग्मक जनन कहते हैं, युग्मक जनन या गेमेटोजेनेसिस, जो कि क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, यानी कि जो हेप्लॉइड सेल, यानी कि कोई सेल 2n है
इसमें अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो ये यन में बदल जाएगी। अब 2 यन सेल वाली है और इनमें जब निषेचन होगा तो ये क्या हो जाएगी, पुनः 2 यन। तो इस प्रकार से यह प्रक्रिया संपन्न होती है। युग्मकों में युग्मकों के संलयन से द्विगुणित कोशिका अर्थात जायगोट का निर्माण होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, निषेचन कहते हैं। मतलब 2 गेमिट जो संलयित होते हैं या आपस में मिलते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि दोनों का आपस में संयुग्मन होते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, निषेचन, या इंग्लिश में बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जायगोट में बार बार क्या होता है, समसूत्री विभाजन। देखो तो यहां पे हमने बात की कि ये तो अर्धसूत्री विभाजन हो गया, और उसके बाद जो जायगोट बनता है तो उसमें क्या होता है, समसूत्री विभाजन। और समसूत्री विभाजन से काय का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है। भ्रूण निर्माण या जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस, जिसके निर्माण की बात करते हैं उसको हम जेनेसिस बोल देते हैं। जायगोट तो जिसको कि हम यहाँ पे बात की कि गेमिट बनते हैं, जिसको गेमेटोजेनेसिस। अब हम बात करेंगे कि भ्रूण के नए जीवों में वृद्धि, परिवर्धन, डेवलपमेंट। हम बात करें कि जो भ्रूण होता है, भ्रूण का जब वृद्धि होती है या जो विकास होता है या परिवर्धन या डेवलपमेंट होता है, जिससे कि एक नए जीव का निर्माण होता है। तो ये हमने कुछ की पॉइंट के ऊपर बात की। अब हम एक बात करते हैं कि एक बार लैंगिक और अलैंगिक दोनों जनकों में जो बेसिक अंतर है, उस अंतर के ऊपर भी हम बात कर लेते हैं कि हमने हालांकि शुरुआत में भी लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में बेसिक जो अंतर है उनके ऊपर डिस्कस किया था। एक बार हम यहाँ पे और एक बार डिस्कस करेंगे कि लैंगिक और अलैंगिक में बेसिक अंतर क्या होते हैं। देखिए हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो अलैंगिक जनन होता है कैसा होता है, हमेशा एक जनकीय होता है। मतलब इसमें एक पेरेंट्स के द्वारा ही यह प्रक्रिया संपन्न होती है, ठीक है। जबकि यह क्या होता है, द्विजनकीय यानी कि बाई पेरेंटल होता है। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं कि यह अभिन्नता के साथ जीवों की संख्या बढ़ाता है। अभिन्नता का मतलब कि जिसमें भिन्नता नहीं हो, मतलब कि हूबहू, या हम बोल सकते हैं कि यह अपने जनक का क्या होता है, क्लोन होता है। जो नया जीव बनता है अलैंगिक जनन में, हूबहू अपने जनक का क्लोन होता है, उसमें किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है। इसको हम बोलते हैं अभिन्नता। अभिन्नता के साथ जीवों की संख्या बढ़ाता है। लेकिन यहाँ पे हमने बात की कि जो लैंगिक जनन होता है इसमें वेरिएशन या विभिन्नता होती है, क्योंकि यहाँ पे 2 जनकों के द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है और इसके साथ जीवों की संख्या में वृद्धि या संख्या बढ़ाता है। सेकेंड, इसमें गेमिट का निर्माण नहीं होता, किसी प्रकार के गेमिट का निर्माण नहीं होता। लेकिन लैंगिक जनन में गेमिट का निर्माण होता है, नर के द्वारा नर युग्मक या नर गेमिट, मेल गेमिट, और फीमेल के द्वारा फीमेल गेमिट या मादा युग्मक का निर्माण होता है। मतलब कि गेमिट्स के द्वारा यहाँ पे गेमिट का निर्माण होता है। तो ये बात हो गया। दूसरी बात कि जब गेमिट बन जाएंगे तो दोनों भी विपरीत लिंग वाले जो गेमिट होते हैं, यानी कि नर और मादा गेमिट में संलयन होता है, आपस में मिलते हैं, जिसके हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन या निषेचन, ठीक। अब हम बात करते हैं कि इसमें निषेचन नहीं पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे निषेचन तो होता है, तभी तो भ्रूण का जायगोट का निर्माण होता है। तो जायगोट के निर्माण के लिए हम बात करते हैं कि निषेचन के द्वारा लैंगिक जनन में जायगोट बनता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसमें केवल समसूत्री विभाजन होता है, लेकिन इसमें दोनों प्रकार के विभाजन होते हैं। समसूत्री विभाजन भी होता है और अर्धसूत्री। पहले अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा क्या बनता है, युग्मक बनते हैं, और उसके बाद जब जायगोट बन जाता है तो उसके बाद कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन के द्वारा भ्रूण का विकास होता है। संततियां अपने जनकों से अनुवांशिक रूप से समान होती है। यही बात की, ये पॉइंट और ये पॉइंट एक ही है कि संततियां अपने जनकों से अनुवांशिक रूप से समान होती है, लेकिन यहाँ पे अनुवांशिक रूप से भिन्न होती है। अगला पॉइंट, यह केवल निम्न कशेरुकी तथा निम्न अकशेरुकी में पाया जाता है। यहाँ पे हम बात करते कि यह लगभग सभी जीवों में
पाया जाता है। ठीक, अब अगला पॉइंट, यह विकास में बहुत कम योगदान देता है, जबकि यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। क्योंकि यहाँ पे विकास की बात करें तो यह अपने पेरेंट्स से जब क्लोन उत्पन्न होता है, यानी कि क्लोन यानी का मतलब होता है कि अपने पेरेंट्स के हूबहू समान होता है, तो यहाँ पे विकास की बात ही नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें विभिन्नता उत्पन्न होती है, जिसमें विकास में एक योगदान इसमें मिलता है। इसके कारण संख्या में शीघ्रता से वृद्धि होती है। इसके कारण संख्या में, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इसमें क्या होते हैं, संख्या में धीमी वृद्धि होती है। यहाँ पे ये पॉइंट कट कर दिएगा। यहाँ पे हम बात करें कि इसमें कारण संख्या में धीमी वृद्धि होती है, जबकि यहाँ पे क्या होता है, शीघ्रता से वृद्धि होती है। तो ये महत्वपूर्ण बातें जो कि बेसिक अंतर है किसमें, लैंगिक और अलैंगिक जनन में। अब हम बात करते हैं कि जब लैंगिक और अलैंगिक जनन के बेसिक अंतर को देखने के बाद हम अब डिस्कस करते हैं। तो हमने लैंगिक जनन के ऊपर बेसिक बातों के ऊपर डिस्कस किया कि आखिर लैंगिक जनन क्या होता है और किस प्रकार से अलैंगिक जनन से यह भिन्न होता है। लैंगिक जनन में हम तो ये जानते हैं कि दो पेरेंट होते हैं, यानी कि द्विजनकीय होता है। एक को हम बोलते हैं मादा और एक को बोलते हैं नर। नर गैमीट का निर्माण करता है और मादा जो है वह मादा गैमीट का निर्माण करता है। जैसे अगर मैं मानव की बात करूं तो मानव में जो नर होता है उसमें जो युग्मक बनता है, उस युग्मक को हम क्या बोलते हैं, शुक्राणु या स्पर्म। ये क्या है, युग्मक है एक। जबकि मादा युग्मक का निर्माण करता है, जिसको क्या बोलते हैं, ओवा, या हिंदी में बोलते हैं इसको अंडाणु। क्या बोलते हैं, अंडाणु। और इसको बोलते हैं हम शुक्राणु। ठीक, ये दोनों का निर्माण कैसा होता है, अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा। अर्धसूत्री, तो ये कैसे होते हैं, ये भी यन होता है और ये भी यन होता है। मतलब गुणसूत्रों की संख्या इसमें क्या होती है, आधी हो जाती है, जो इनके जनक में होती है। जनक के कोशिका में जो सेक्स कोशिका होती है, या जिसको हम जर्म सेल कहते हैं, उस जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों का युग्मन होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, फर्टिलाइजेशन, या इसको हम बोलते हैं निषेचन। क्या बोलते हैं हम, निषेचन। ठीक, निषेचन में हम देख रहे हैं कि दोनों युग्मक यानी कि शुक्राणु और अंडाणु का मिलन हो रहा है यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं क्या, निषेचन। निषेचन के दौरान जो जायगोट बनता है, तो ये जायगोट में ये यन और ये यन दोनों मिल गए, तो यहाँ पे ये कैसा होगा, ये 2n, यानी गुणसूत्रों की संख्या पुनः उतनी ही हो जाती है। तो जायगोट, और जायगोट का विकास होता है, यानी कि यहाँ पे जब जायगोट में होगा, यहाँ पे समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन यानी कि हम यह कह सकते हैं कि अर्धसूत्री और उसके बाद समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि लैंगिक जनन में इस प्रकार की प्रक्रिया के द्वारा यह बातें होती है। लैंगिक जनन के ऊपर हम काफ़ी सारी बातें कर सकते हैं। जैसे कुछ महत्वपूर्ण बातों के ऊपर मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ कि लैंगिक जनन की कुछ घटनाएं। लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं को समझाने के पहले मैं कुछ बातों के ऊपर और डिस्कस करूँगा। ठीक, क्या कि भाई लैंगिक जनन, जब कोई जनक है या कोई जीव है, तो लैंगिक जनन जब प्रारंभ होता है या लैंगिक जनन की वो अवस्था में पहुंचता है, तो उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, किशोर अवस्था। किशोर अवस्था की बाद की जो प्रावस्था होती है वह वयस्क अवस्था होती है, और वहाँ पे वह लैंगिक के जनन के लिए वहाँ पे क्या कह सकते हैं कि वह एक सक्षमता प्रदर्शित करता है। तो ये बात हमें पता होना चाहिए कि अगर वो जंतु है तो उसको हम बोलते हैं किशोर अवस्था, और वो पादप है तो उसको हम बोलते हैं कायिक अवस्था। इन दोनों अवस्था के बाद की अवस्था को ही हम बोलते हैं जनन प्रावस्था। क्या बोलते हैं हम, जनन प्रावस्था। तो जनन प्रावस्था एक
स्टेज होती है जहां पे हम कह सकते हैं कि जीव जो है वह लैंगिक जनन योग्य हो चुका है, यानी कि यह जनन क्रिया में भाग ले सकता है। तो इसको हम बोलते हैं क्या, जनन प्रावस्था। अब यहां पे ये बात करें कि भाई हमें पादपों में कैसे पता चलेगा कि लैंगिक अवस्था आ गई, तो हम ये कहेंगे कि हम पुष्पों को देख के हम बता सकते हैं, क्योंकि पुष्प पादप का क्या है, लैंगिक भाग होता है। ठीक, तो किसी पादप में यदि पुष्प निकल आते हैं तो हम यह कहते हैं कि यहाँ पे यह लैंगिक प्रावस्था प्रारंभ हो गई है, और पुष्प के बाद में यहाँ पे क्या बनेंगे, बीज बनेंगे। तो यहाँ पे ये बात निर्धारित हो जाती है कि पुष्प को देख के हम, पादप में हम पुष्प को देख के बता सकते हैं कि यह लैंगिक प्रावस्था यहाँ पे क्या हो गई, मतलब कि प्रारंभ हो गई, या जनन प्रावस्था क्या हो गई, यहाँ पे प्रारंभ हो गई। अब पुष्प की भी अगर मैं बात करूं तो पुष्प जो पादपों के लिए हमने बताया कि एक सिंबल है कि यहाँ पे लैंगिक प्रजनन क्या हो गया, प्रारंभ हो गया। लेकिन आप यहाँ पे ये भी बात देखिए कि पौधों में पुष्प आने की जो समय होता है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग होता है। जैसे हम बात करें कि कुछ पादप ऐसे होते हैं जो वर्ष में उसमें एक ही बार पुष्प आते हैं, कुछ पादप ऐसे होते हैं कि जिसमें वर्ष में 2 बार पुष्प आते हैं। जैसे हम बात करें कि जैसे गेहूँ, धान, नारियल, आम, इसके बारे में आप पुष्प आपने देखे होंगे। ये सारे पौधे जो है कहीं ना कहीं हमारे आसपास पाए जाते हैं। जैसे आप गेहूँ में पुष्प आने की अवधि जो होती है वो कितनी होती है, तो हम जानते हैं कि जो गेहूँ होते हैं इसका पूरा सीजन ही जो होता है, यह एक मौसमी फसल है, 4 महीने के अंदर उसको हम काट लेते हैं। तो जब से हम गेहूँ को बोते हैं, मतलब बीज बोते हैं, तो वहाँ से उस अवस्था यानी कि गेहूँ को पुष्प आने की अवस्था हम कह सकते हैं कि कायिक प्रावस्था। कायिक प्रावस्था के बाद जो जनन अवस्था होती है, यानी कि पौधे में पुष्प आ जाते हैं, तो बाली आ जाती है। तो आपने देखा होगा गेहूं में बाली आती है तो बाली के ऊपर छोटे छोटे पुष्प दिखाई देते हैं। अगर किसान कोई बच्चे अगर जानते हैं जिनके घर में खेती हो, तो हम उसको बोलते हैं कि बाली में फूल आ गए। तो वहाँ पे हम जानते हैं कि इसका समय कितना होता है, 2.5 से 3 महीने के अंदर इसमें पुष्प आ जाते हैं। और यहाँ पे धान में भी हम बात करें कि 3 महीने के लगभग में इसमें भी पुष्प आ जाते हैं। आम, आप जानते हो कि आम जो है 12 माह में एक बार पुष्प आते हैं उसमें। कुछ आम ऐसे भी होते हैं कि जो द्विवार्षिक होते हैं, मतलब जिसमें 2 वर्ष के बाद ही पुष्प आते हैं, तो वो अलग अलग। तो पुष्पीकरण की अवधि जो होती है वह हर पादप में अलग अलग होती है। कुछ वर्ष में एक बार आते हैं और कुछ में 1 से अधिक वर्ष में पुष्प आते हैं। या हम ये कहें कि कुछ में एक वार्षिक होता है कुछ पौधा, जिसमें कि 1 साल में 1 बार पुष्प आते हैं। कुछ में 1 वर्ष में 1 से अधिक बार पुष्प आते हैं। आपने देखा होगा कि 6-6 महीने के अंदर भी कुछ पुष्प आते हैं। आजकल तो पॉली हाउस और विज्ञान ने इतनी तकनीकी कर ली कि साल भर फसल हम लेते हैं, तो एक अलग बात है जो कि व्यवसाय के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे एक बात है कि हमने यहाँ पे बात की थी कि जनन प्रावस्था, कायिक प्रावस्था के बाद में हम जनन प्रावस्था की बात कर रहे हैं। जब पुष्प एक बार आ चुके हैं और उसके बाद का जो गैप होगा और अगले बार जो पुष्प आएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पे पुष्प आए, ठीक, और उसके बाद में अगले साल इसमें फिर पुष्प आए, तो इसके बीच की जो ये अवधि होती है इसको हम क्या बोलेंगे, ये भी बात सोचने योग्य है। अंतरपुष्पन, अंतरपुष्पन की अवधि को हम क्या नाम देंगे? क्या हम जनन प्रावस्था के लिए हम कायिक या किशोर अवस्था की बात करेंगे? तो ये भी बात हम समझ सकते हैं कि ये एक इंटरफेस होता है जब वयस्क अवस्था में यह प्राप्त हो जाता है या कायिक अवस्था में यह प्राप्त हो जाता है, या जनन प्रावस्था के अंतर की यह या बीच की ये अवधि होती है। अब मौसमी फल की हमने कई सारी बात की कि कुछ में 1 वर्ष में 1 बार आते हैं, किस में 1 वर्ष में 2 बार पुष्प आते हैं। कुछ पौधे आपने ऐसे देखे होंगे, जैसे आप बांस, जैसे कि आप बांस के बारे में बात करते,
कि बांस का जो पौधा होता है उसमें 50 से 100 वर्ष में एक बार पुष्प आते हैं और उसके बाद ये पौधा क्या हो जाता है, मर जाता है। तो ये भी बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि इतने लंबे ड्यूरेशन में इसमें पुष्प जो आते हैं। उसी प्रकार से अगर बात करो, नीला कुरेंजी एक पौधा है, इसमें 12 वर्ष में एक बार ही पुष्प आते हैं। तो ऐसी अनोखी अनोखी चीज़ें जो कि हमें जीव विज्ञान में सीखने को मिलेगी, तो वो बात एक अलग है, जो कि यहाँ पे हम एक जनरल डिस्कस कर रहे हैं इन चीज़ों के ऊपर। अब हम ये तो पुष्पों के ऊपर हमने बात कर ली कि पादपों में किस प्रकार से ये चीज़ें होती है या किस प्रकार से हम जनन प्रावस्था की वहाँ पे बातों को समझते हैं। अगर हम अगर हम प्राइमेट की बात करें या प्राइमेट या नॉन प्राइमेट जीवों की बात करें, तो उसके ऊपर हम यहाँ पे बात करेंगे कि भाई कैसे पता चलेगी कि इसमें वयस्क अवस्था आ गई जीव में। तो हम देखते हैं कि कुछ आकार की परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं, कुछ उसमें जो हार्मोनल एक्टिविटी होती है, जो हार्मोन्स की एक्टिविटी होती है, उसमें शारीरिक बदलाव आते हैं और जिसमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पे लैंगिक प्रावस्था प्रारंभ करने योग्य वो जीव हो गया है। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए कि शारीरिक तथा आकारिकी बदलाव, मानव में अगर हम मादा में बात करें या हम नर में बात करें, दोनों में भी आकारिकी और शारीरिकी बदलाव आता है। जैसे हम नर की बात करें या आदमी की बात करें, तो जब वो वयस्क अवस्था में पहुंचता है या जनन प्रावस्था में पहुंचता है तो कुछ बदलाव हमें देखने को ही मिलते हैं। जैसे कि उसकी आवाज़ भारी होना, जब शिशु अवस्था के बाद किशोर अवस्था में आता है तो किशोर अवस्था में उसमें काफ़ी शारीरिक बदलाव और मानसिक बदलाव सारी चीज़ें होती है। अपोजिट लिंग को देख के हुए उसमें अट्रैक्शन आना, आवाज़ का भारी होना, उसमें मसल्स का होना, यानी कि हम देख सकते हैं कि उसकी नसें मोटी हो जाती है। आवाज़ भारी होना ये तो एक बात है। दाढ़ी आना, ये एक हम बात कर सकते हैं कि उसमें जो दाढ़ी या हम कह सकते हैं कि यहाँ पे बाल निकल आते हैं, तो ये सारी जननांगों पे बालों का निकलना, तो इन सारी चीज़ों को हम महसूस कर सकते हैं। मादा में भी हम बात कर सकते हैं कि उनके भी शारीरिक और मानसिक बदलाव, कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसके कारण कि वहाँ पे भी काफ़ी सारे बदलाव देखने को मिलते हैं। अंडाशय की सक्रियता, हार्मोन्स का बदलाव, हार्मोन्स में काफ़ी सारे परिवर्तन होते हैं। और जिसको कि हम देखो, अब नॉन प्राइमेट जो एनिमल जैसे होते हैं उसमें हम यह कह सकते हैं कि इसको जो मानसिक जो मादा चक्र होता है, मद चक्र जिसको कहते हैं, मतलब कि जो मादा में जो प्रजनन प्रावस्था स्टार्ट होती है तो एक मद चक्र स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हम प्राइमेट में बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र, मतलब कि यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे ओवम का बनना प्रारंभ हो गया है, ठीक, जिसको कि हम बोलते हैं अंडाणु का बनना महीने में जो होता है, एक महीने में एक ओवा बनता है या एक अंडाणु बनता है। तो इस एक साइकिल होती है, एक चक्र होता है, उस चक्र को हम बोलते हैं ऋतुस्राव चक्र। इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे जब यहाँ पे हम जनन के बारे में, हम मानव जनन के ऊपर हम बात करेंगे तो वहाँ पे डिटेल में बात करेंगे। बस हम यहाँ पे ये बातें कर रहे हैं कि क्या क्या जो जनन प्रावस्था के ऊपर हम बात करिए, पादपों में किस प्रकार से प्रदर्शित होती है और मानव में और प्राइमेट में किस प्रकार से जो चक्र होता है। जो नॉन प्राइमेट जैसे बंदर वगैरह होते हैं, हिरन, गाय होते हैं, इसको हम बोलते हैं मद चक्र। और जो प्राइमेट होते हैं जैसे मानव वगैरह की बात करते हैं, इसको बोलते हैं हम ऋतुस्राव चक्र। तो ये बात हो गई यहाँ पे। तो अब हम यहाँ पे ये बातें तो क्लियर हो गई कि किस प्रकार से एक जनन प्रावस्था की हम प्रारंभिक तौर पे बता सकते हैं कि इस जीव में जनन प्रावस्था के यह योग्य हो चुका है। हमने यहाँ पे जनन प्रावस्था के ऊपर बात की। अब हम लैंगिक जनन की कुछ घटनाओं के ऊपर बात करेंगे कि क्या क्या घटनाएं होती है। तो वहाँ पे एक बात करेंगे कि निषेचन पूर्व की कुछ घटनाएं और निषेचन के बाद की कुछ घटनाएं के ऊपर हम डिस्कस करेंगे और एक एक करके देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे जनन क्रिया जो होती है, लैंगिक जनन क्रिया जो होती है, वह जीवों में संपन्न होती है।
है।